लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने अपने बोल बिगाड़े, जहां पर उन्होंने बोला कि लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जीन्स। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रही है। राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने लड़कियों को लेकर बेहद बड़ा बयान दिया है। देखिए, ठीक इसी तरह का बयान उत्तराखंड के एक मंत्री ने भी दिया था, जहां पर इस बयान को लेकर बेहद बड़ा नुकसान जो था मंत्री को उठाना पड़ा। और ठीक अब हरियाणा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद के बोल जो है वह बिगड़ते हुए नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अब आलाकमान हो सकता है कि इस बयान के बाद कोई एक्शन ले सके, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रही है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ये बोल बिगड़े हैं, लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये बड़ी टिप्पणी इससे पहले भी कई मंत्री कर चुके हैं और एक बार फिर से इसी सूची में जारी होते हुए हरियाणा के जो ये मंत्री है, इनका बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने लड़कियों के पहनावे पर जीन्स पर टिप्पणी की है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लड़कियों के पहनावे पर लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जीन्स, ये बोल रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा के। और लड़कियों के पहनावे को लेकर यह टिप्पणी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि रामचंद्र जो जांगड़ा है वह समारोह में पहुंचे थे, जिस बीच उन्होंने यह कथित टिप्पणी की। और ऐसे में अब बेहद शर्मनाक बात है ये कि एक ऊंचे पद पर रहकर, राज्यसभा सांसद होकर और इस तरह की सोच और टिप्पणी करना बेहद शर्मसार है। और कानून के लिए जोरदार तालियां बज रहे हैं। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है, ये जींस से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं, इस किसी एक फिल्म में शाहरुख खान को पहना दो, कर अपने आप सारा देश खरीद लेगा। अब नई पेंटों को फटवा के पहनते हैं, ये नकलचियों का देश, ये हमारे देश की भाषा और भूषा नहीं है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में दृश्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दूसरी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा में ड्रोन पायलट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा यूएवी संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन को तेज गति देने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि दृष्टि की स्थापना राज्य में एक अनूठी शुरुआत है, क्योंकि अब ड्रोन की मदद से क्षेत्र में विकास होगा, साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो दृश्य की स्थापना एक अनूठी शुरुआत होने जा रही है, जहां पर कहीं ना कहीं अब प्रशासन को बड़ी सुविधा पहुंचेगी इससे, जहां पर अतिक्रमण भी अब जो है उस पर नजर बनाई रखी जा सकेगी। और साथ ही साथ उम्मीद लगातार बनी हुई है कि यह बेहद मददगार साबित होगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकेंगे। इसके अलावा वो इस पोर्टल पर शिकायतें और सुझाव भी दे सकते हैं, जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल की शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांग का संपूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
तो बेहद राहत की बात प्रदेशवासियों के लिए भी पोर्टल को अपलोड कर दिया गया है और ऐसे में तो वहीं चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने करीब 2,900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3,500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाए ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए इसके मद्देनजर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य की शुरुआत जल्द होगी। तो साइबर सिटी में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए गुरुग्राम दमकल विभाग ने 14 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाने की शुरुआत की है। इस कड़ी में दमकल विभाग की ओर से सेक्टर 29 के फायर स्टेशन में फायर सर्विस डे मनाया गया। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 के फायर विभाग के ऑफिस फायर सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को फायर संबंधी जानकारी दी जा रही है कि आग लगने की स्थिति में उससे कैसे बचाव किया जा सके। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को भी आग लगने की घटना के समय उन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे वह बचाव कर सके और सुरक्षित वहां से निकल सके। 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में फायर सेफ्टी डे, फायर डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मुंबई डॉक यार्ड पर एक अग्नि घटना हुई, जिसकी सूचना जैसे नज़दीक के फायर स्टेशनों को मिली और सभी फायर स्टेशनों से वहाँ पे गाड़ी पहुँच गई। सूचना मिली कि शिप में रुई में आग लगी हुई है। जब मौके पर जाके देखा, आग बुझाने लगे और फायर फाइटिंग करने लगे हमारे जवान, तो वहाँ पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोट हुए और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, पूरी सर्विस के जवान, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, फायर के जवान, पुलिस के जवान और जो आसपास के जो लोग थे, 253 लोग एट द स्पॉट ही खत्म हो गए। एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई और हमारे फायर सर्विस के 66 जवान जो वहाँ पर शहीद हुए, उनकी याद में 14 अप्रैल तो राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया है, जिससे हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वह सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की भी अपील की है। कुश्ती निकालने का बहुत दुख हो है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी निकालना। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में। जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं, रेसलिंग को उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाल ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गए थे इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं हमारे। मतलब अगर 6 कैटेगरी हैं, 6 मेडल हमारे पूरे आए हमेशा।
खिलाड़ियों के लिए रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है इससे। कुश्ती संघ ने नहीं निकाला गेम को। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो हिसार सिविल अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के सामने कोरोना काल के समय में लगाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में 14 दिन से धरना जारी है। बता दें कि अपनी ड्यूटी को बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से धरना शुरू किया था। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हमें अब बेरोजगार कर दिया गया है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है यहाँ पर। हालांकि अब कर्मचारियों में काफी रोष है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जहां पर वे लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे कोरोना काल में जिस तरह से हमने पूर्ण रूप से काम किया है, अब इस तरह का निर्णय बेहद निंदनीय है। पिछले 14 दिनों से कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। आज हमारे धरने को 14वां दिन हो गया है और अभी तक कोई अधिकारी की तरफ से हमें कोई कुछ आया नहीं है भाई आपका आगे क्या होगा। लेकिन हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारा एनएचएम में मर्ज किया जाए और जो कोविड में हमारे साथी काम कर रहे थे सभी को कोविड में लिया जाए। तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे ज़्यादा नहीं कि हम पक्का ही कर दो, लेकिन हमारी मांगे ये है कि जो कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया था कृपया उस सम्मान का सम्मान करें भाई, ताकि आगे भी हम काम करेंगे। और हमारी मांग ये है कि हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए और ड्यूटी पर बहाल किया जाए। जी, मेरा नाम उषा है और मेरी पोस्ट स्टाफ नर्स की थी। मैंने आइसोलेशन वार्ड में कार्य किया है और मेरी ज्वाइनिंग जी दिसंबर 2020 में हुई थी। और आइसोलेशन में कोविड के मरीज आते थे, उनमें शिशु भी था और शिशु के अंदर सीरियस मरीज थे, उनमें हमें काम किया है। तो कितने कर्मचारी आज धरने पर हैं इसको लेकर? जी 71, हिसार में 71 कर्मचारी धरने पर है। सर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है सारे जो कोरोना की स्कीम में लगाए गए थे। उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, क्लास 4 स्वीपर है, रिसर्च असिस्टेंट है। सर, इन सभी को कोरोना के लिए कोरोना को हराने के लिए इनकी भर्ती की गई थी और सभी की अगस्त 2020 में भर्ती की गई है। सर, 1.5 से 2 साल सभी को काम करते हुए हो गया। और जो ये लोग दरी पे बैठे देख रहे हो आप, इनमें से मोस्टली ऐसे बंदे हैं जो 2 से 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव हो चुके हैं। और सरकार ने इनको ये सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी ने जब 2nd वेव आई थी तब मोदी जी ने हेलीकॉप्टरों से फूल की बरसात की थी और 31 मार्च को कोरोना योद्धा को उन्होंने दरी पे बिठाने का काम किया। तो पुन्हाना के बिसरू गांव में मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा योजना के तहत घरों में बनाए गए कैटल शेडों की जांच की और मौके पर शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कराए। रविंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि सरपंच ने पंचायत अधिकारियों से साठगांठ करके मनरेगा योजना के तहत घरों में कैटल शेड कागजों में बनाए दिखाकर मनरेगा राशि का गबन किया था। इस दौरान उन्होंने करीब 6 घरों में
पटवारी और मनरेगा ऑपरेटर के साथ मुआयना किया, जहां एक भी घर में कैटल शेड बना हुआ नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड नहीं मिल पाने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई गई। वहीं इस घोटाले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो दर्जनों संबंधित कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। बीस रूम में आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कहा कि कैटल शेड के लिए अमाउंट जारी हुआ और जारी होने के बाद ही हम कैटल शेड बनने थे, लेकिन आज तक यहाँ धरातल पर कोई कैटल शेड नहीं बना है। इसकी जांच के लिए हम आ जाए। सर कितने कैटल शेड आपने जांचे हैं? अभी तक लगभग 3-4 के करीब हम जांच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही महिला सिपाही के साथ देर रात पुलिस लाइन के सरकारी आवास में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिपाही और युवक दोनों लिव इन में रह रहे थे। किसी बात पर विवाद हो जाने के बाद दुष्कर्म की शिकायत दी गई है और पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात को 2:30 बजे के करीब एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, तो उनकी कॉल आई। कॉल में बताया गया कि भाई मेरे लिव इन रिलेशन में जो लड़का मेरे साथ रहता है तो उन्होंने रेप किया है। उनसे रिटर्न में दरख्वास्त ली गई। दरख्वास्त पे हमने केस रजिस्टर्ड कर दिया है आरोपी के खिलाफ, और उसके बाद हमने जो लेडी कांस्टेबल थी उनका मेडिकल करा के 164 के बयान कराए गए। आगे जांच जारी। तो गुरुग्राम में विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि बादशाहपुर थाने में तैनात एएसआई प्रमोद कुमार सीएम विंडो की तफ्तीश मामले में 10,000 की रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए विजिलेंस टीम ने बादशाहपुर थाने में रेड कर एएसआई प्रमोद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। बहरहाल विजिलेंस टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल हमारे मोदी जो हमारे मुकेश कुमार है इस मुकदमा के, उन्होंने आकर के लिखित दरखास्त दी थी कि ऐसे ऐसे बादशाहपुर में मेरी एक दरखास्त पेंडिंग है, जिसमें मेरा जो दरखास्त है उसके अंदर मैंने किसी कंपनी से पैसे लेना है और उसकी जो जांच कर रहा है हम सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो बादशाहपुर में तैनात है, उसने इस जांच को पूरा करके मेरे फेवर में करने के लिए 10,000 की डिमांड की थी, लेकिन 7,000 में मेरा सौदा तय हुआ है, जिसने आज मेरे को पैसा लेने के लिए बुलाया है। मैं इस रिश्वत का पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिश्वतखोर को काबू करके उसके खिलाफ। तो स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जींद में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले के चालान काटे गए, जहां अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन कार्यालय, मिनी सचिवालय, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन के अंदर धूम्रपान करने वाले 19 लोगों के चालान काटे गए, जिसमें 6 स्कूल के पास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान शामिल है। वहीं चालान से 3,570 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान उप सिविल सर्जन डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया और समझाया कि धूम्रपान से काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में चालानी कार्रवाई यहां पर की गई। राष्ट्रीय तंबाकू कार्यक्रम के तहत हमने जगह जगह जहां पब्लिक प्लेसेस है वहां जाके लोगों को जागरूक किया है कि बहुत गलत चीज़ है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और 16 लोगों का हमने चालान काटा है, जिसमें सामान्य अस्पताल है, हमारा कोर्ट परिसर है, बीडीपीओ दफ्तर है, तहसील है, और 6 ऐसे दुकानदार हैं जो स्कूल और कॉलेज की दीवार के साथ थे, उनके भी हमने चालान काटे। उनको बताया कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आप बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकते, ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप इन जो बीड़ी सिगरेट बेचते हैं इनको ना बेचें।
तो चरखी दादरी के रावलधी खातीवास रोड पर एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया, जहां पर डॉक्टरों में शवों के पोस्टमार्टम के लिए रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है और मिली जानकारी के अनुसार युवती ITI में पढ़ती थी और युवक प्लम्बर का कार्य करता था और दोनों ही पिछले 3 दिन से लापता थे। लड़की के परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत भी दी थी। मोनू है और लड़का नवीन, ये कल रावलदी खातीवास रोड पर एक कीकर के पेड़ से दोनों ने फांसी का फंदा लगा रहा तो फेंक दिया, जिनके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ GH ले आए थे। इनका रेफर किया गया है PGI रोहतक का, वहाँ जाकर इनका पोस्टमार्टम। तो पानीपत के लघु सचिवालय में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने बाबा साहिब को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने जनता से भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने की अपील की। डिप्टी CM ने आगे कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में संविधान निर्माता हुए, जिनकी बदौलत आजादी के बाद देश तरक्की की ओर चल रहा है। वहीं साथ ही हरियाणा में बिजली संकट पर बोलते हुए कहा कि बिजली की कोई कमी नहीं, हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन देने में भी पहले नंबर पर। साथ साथ मेरा बहुत ही अनुरोध कर्मठ उपायुक्त श्री सुशील सारवान जी IAS मौका देकर माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में सरकार बना रही है और आज उसी उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम पानीपत में भी है। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा संविधान निर्माता रहा, आज उसका नतीजा है कि 75 वर्ष के अंदर इस देश के और मजबूत और आगे बढ़ाने में उस संविधान का एक बड़ा अहम। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हम भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के 131वीं जयंती कार्यक्रम में उनकी विचारधाराओं के आदान प्रदान तथा उनके जन जन तक प्रसार और प्रचार के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब की जयंती के साथ साथ बैसाखी पर्व और महावीर जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए रुकनी नहीं चाहिए। तो कमलेश ढांडा ने भी शिरकत की कार्यक्रम में और साथ ही साथ बाबा अंबेडकर की जयंती के इस खास मौके पर उनके किए गए कार्यों को याद किया और विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर उनकी तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।